हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेचर क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ठीक है, अब उस क्लासिफिकेशन में हम ज़रा फोकस कर रहे हैं पर्टिकुलरली जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर। क्यों कर रहे हैं फोकस? क्योंकि हमें ये देखने में आया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बहुत ही अनप्लान्ड मैनर में यूज़ कर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हो सकता है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाएं, है ना। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा मेन फोकस ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इस पर ही होगा, है ना। सबसे पहला हमारा जो सवाल होगा, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, ज़रा ध्यान देते हैं कि नेचुरली होता क्या है और हो क्या रहा है ना। दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे अपन, है ना। तो नेचुरली हमने देखा होता क्या है कि जो जैसे नेचुरल कोर्स ऑफ इन नेचुरल कोर्स जो रिवर्स होती हैं उनका क्या होता है, रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन और मेल्टिंग ग्लेशियर्स। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्व्स एंड सॉइल रिप्लेनिश इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड सो ऑन। लेकिन हुआ क्या है, for them to remain renewable there is a condition। इनको रिन्यूएबल बने रहने के लिए कंडीशन क्या है, एक नेचुरल रिदम होता है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डिस्टर्ब हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें टिम्बर की, फॉरेस्ट से हमको टिम्बर मिलता है, तो जो हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं टिम्बर की फॉरेस्ट से, यदि हम उतनी ही कर रहे हैं जितना रीजनरेट हो सकता है या रिप्लेनिश हो सकता है तब तक तो ठीक है। लेकिन जितना ये रिप्लेनिश हो सकता है उससे ज़्यादा हम यदि हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, इवेंचुअली जो फॉरेस्ट हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो नेचुरल साइकिल या नेचुरल रिदम ऑफ रीजनरेशन एंड रिस्टोरेशन है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डिस्टर्ब हुआ है। टेम्परेचर्स भी बढ़ रहे हैं इसीलिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, है ना। तो अब बहुत सारे रीजंस हैं किस चीज़ के लिए, डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल साइकिल ऑफ रीजनरेशन एंड रिस्टोरेशन। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर राइज होना, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्टिंग हैज लेड टू राइजिंग टेम्परेचर दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। उनमें से दो कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस। ये दो उनमें से हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस, हमारे इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस के कारण many nature cycles have been disturbed which can lead to renewable resources becoming non renewable। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि अपने जो ये ह्यूमन एक्शंस हैं, इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस हैं, इनको कंट्रोल करें। अदरवाइज क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, माने जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं उनको जुडिशियसली यूज़ करें, है ना। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल सोर्सेज एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन सस्टेनेबल मैनर, है ना। तो कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली क्या होता था, ऐसी कम्युनिटीज़ जो फिशिंग में इन्वॉल्व थी वो रेगुलेट कर रही थी फिशिंग को। कैसे रेगुलेट कर रही थी, ड्यूरिंग स्पाउनिंग पीरियड, स्पाउनिंग सीजन। स्पाउनिंग क्या होता है, व्हेन फिशेस ले एग्स, उसको हम कहते हैं स्पाउनिंग। तो इसका एक सीजन होता है ना। तो जो मछुआरे होते थे उनका एक कल्चर था कि वो स्पाउनिंग के टाइम पर फिशिंग नहीं किया करते थे या बहुत कम फिशिंग किया करते थे, ताकि जो फिश की पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, है ना। तो ये सही सिस्टम था। लेकिन अब क्या हुआ, ये फिशिंग का कमर्शलाइजेशन हो गया और इसके कारण जो रिजल्ट हुआ वो क्या था, ओवर फिशिंग। और आज हम देख रहे हैं इसके कारण बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर फिशेस जो हैं वो बहुत कम नंबर्स में
बची हुई हैं, और बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो परेशान हो रहे हैं। क्यों? अब क्यों हो रहे हैं? हमने ही तो इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस लिए, उसके कारण ओवर फिशिंग की, और उस ओवर फिशिंग के कारण आज वो परेशान हैं। सिमिलरली हम देखते हैं जो फार्मर्स हैं उनकी बात करें, फार्मर्स के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? ग्राउंड वाटर है। ठीक है, अब ये ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि ग्राउंड वाटर का लेवल घटता चला जा रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कैन बिल्ड स्मॉल स्टॉप डैम्स और कैन बिल्ड मोर डैम्स, कैनाल्स। इससे क्या होगा? ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये जो ग्राउंड वाटर है रिन्यूएबल रिसोर्स, ये जो खत्म हो रहा है, ये नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को लेकिन स्टॉप डैम्स बनाने होंगे और बड़े डैम्स भी बनाने होंगे, और उनको भी प्रॉपरली मैनेज करना होगा, तब जाके हम इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट होने से रोक पाएंगे, है ना? क्योंकि ये हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इकोसिस्टम फंक्शंस। नेचर जो काम करता है वो उसके फंक्शंस हैं, उनको हम कहेंगे इकोसिस्टम फंक्शंस। जैसे कि फॉरेस्ट नेचुरली वाटर को फिल्टर करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज। इन सबको हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम फंक्शंस। अब इससे जब ह्यूमंस को बेनिफिट हो रहा है इन प्रोसेसेस से, तो इन्हें हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। जैसे जो फॉरेस्ट ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ट्री ने नेचुरली प्रोड्यूस किया, इससे हमको फायदा हुआ, तो हमने इसको क्या कहा? इकोसिस्टम सर्विस, है ना? तो व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड एंड पॉलिनेटेड क्रॉप्स बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट, वी आर रिसीविंग इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम द नेचर। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, इस पे एक जरा डेटा हम देखते हैं कि कितना हमको ज़रूरी है और कितना हम यूज़ कर लेते हैं, ना? तो एक ट्री जो है एक दिन में 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एक दिन में, है ना? हालांकि ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्री है, ये एक एवरेज लिया हुआ है। जबकि एक ह्यूमन बीइंग 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक दिन में कंज्यूम कर लेता है, और उसमें भी हमारी एक्टिविटीज़ कैसी, उस पर डिपेंड करता है, ये भी एवरेज है, समझे? मतलब यदि हम ये चाह रहे हैं कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे, तो एक व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ तो लगाने की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तब देख रहे हैं, ये पेड़ से तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसी से फर्नीचर बन रहा है, इसी से कॉपी किताबें भी बन रही हैं, है ना? देखा जाए तो हमें अपने जीवन में सिर्फ 2 पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, उससे तो हमारी सिर्फ जो ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल होगी बस, बाकी का भी तो देखना है ना, है ना? तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस ट्री को, इन जो ये जो फॉरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ बढ़ सकते हैं? तो हियर आर सम स्टेप्स वी कैन टेक टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना? क्या कर सकते हैं? वी कैन इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन आवर होम, छतों पर लगाने का आजकल चल ही रहा है सिस्टम, है ना? इसके अलावा वी कैन यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम व्हीकल्स, है ना? वी कैन प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत घट गया है। वी कैन यूज कंपोस्ट इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्लांट ट्रीज, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट RRR, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ हम फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।